जय हिंद साथियों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पॉलिटी विद गौरव भारद्वाज में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़े 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर बात की थी, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में भी संविधान सभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालेंगे। और इसके अलावा हम आपके लिए लेके आए हैं प्रस्तावना से जुड़े कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान सभा के प्रथम सत्र में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने, 389 सदस्यों ने, 207 सदस्यों ने या 209 सदस्यों ने? संविधान सभा के प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया था, तो आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाता है। लेकिन प्रथम सत्र की जगह प्रथम बैठक पूछ लिया जाए तो प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि प्रथम सत्र में 211 व प्रथम बैठक में जो 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, उसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत या माउंटबेटन प्लान 1947 के अंतर्गत? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था, तो आपका उत्तर एक ठीक हो जाता है। संविधान सभा के गठन से कुछ 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया गया, तो इसका उत्तर हो जाता है अगस्त प्रस्ताव 1940 के माध्यम से। यदि ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में सभी भारतीय होंगे, ये मांग कब स्वीकार की गई थी, तो ये मांग क्रिप्स मिशन 1942 के तहत स्वीकार की गई थी। और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। तो ये 3 क्वेश्चन अलग अलग किस्म के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12 या 15? संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे, यानी 11+1। देखिए, 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के 11 अधिवेशन हो चुके थे और 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिसमें सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो जब ये क्वेश्चन आता है कि कुल कितने अधिवेशन हुए, तो उसका उत्तर हो जाता है 12। और मान लीजिए कि क्वेश्चन में 11 या 12 दोनों है, तो आप 12 को चुनेंगे, और क्वेश्चन में 12 नहीं है, उसकी जगह 11 है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है 11 अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान सभा का कार्यकाल था 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन, 3 वर्ष 1 माह व 16 दिन, 2 वर्ष 10 माह या 3 वर्ष 11 माह? इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन 2, 3 वर्ष 1 माह व 16 दिन। देखिए, ये संविधान सभा का कार्यकाल पूछा गया है। अब 9 दिसंबर 1946 से गिनती चालू कीजिए और 24 जनवरी 1950 तक रुक जाइए, तो ये 3 वर्ष 1 माह व 16 दिन बैठते हैं। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन, क्योंकि संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही, ये पूछा जाता है, तो इसका उत्तर होता है ऑप्शन 2, 3 वर्ष 1 माह व 16 दिन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की या प्रथम सत्र की बैठक की गई थी, और यह सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इनको उस बैठक के लिए चुना गया था। और बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के 12वें अधिवेशन में 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। प्रोटेम स्पीकर की अवधारणा को फ्रांस से ग्रहण किया गया है। संविधान सभा के प्रथम बैठक में जवाहरलाल नेहरू को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। आपको सही उत्तर का चयन करना है, 1 व 2, ऑप्शन 1, 2 व 3, केवल 1 व 3। संविधान सभा के अंतिम व 12वें अधिवेशन में 284 सदस्यों ने भाग लिया था, वह हस्ताक्षर किए थे, ये कथन ठीक है। और ये अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रोटेम स्पीकर की अवधारणा को फ्रांस से ग्रहण किया गया है, ये कथन भी ठीक है।
और संविधान सभा की प्रथम बैठक में जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुना गया था। तो आपका ऑप्शन 3 गलत हो जाता है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। एक तो जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलवाना होता है, और दूसरा कार्य होता है कि जब तक स्पीकर के चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो सदन की अध्यक्षता करता है, और स्पीकर का चुनाव उसकी अध्यक्षता में ही संपन्न होता है। तो प्रोटेम स्पीकर के ये दो महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाता है ऑप्शन 1 व 2 दोनों ही कथन आपके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति? जो संविधान सभा में सदस्य आते थे, एक सदस्य कितनी जनसंख्या पे चुना जाता था, ये इसमें पूछा गया है। तो संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव किया गया था वो 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक सदस्य को चुना गया था। तो आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाता है, 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी, फ्रैंक एंथोनी या एचसी मुखर्जी? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति आपके फ्रैंक एंथोनी थे, और इन्होंने एंग्लो इंडियन समुदाय का भी प्रतिनिधित्व किया था। और यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष, वो एचसी मुखर्जी थे, और यह पूछ लिया जाए कि द्वितीय निर्वाचित उपाध्यक्ष, तो वो वीटी कृष्णमाचारी थे। तो आपका ऑप्शन 1 ठीक हो जाता है, प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की मांग की गई थी, और यह तर्क दिया गया था कि जनता अभी इतनी जागरूक नहीं है और इतनी बड़ी जनसंख्या से वोट डलवाना भी संभव नहीं है, और ये कहा था मौलाना आजाद साहब ने। तो इसका ऑप्शन 3 ठीक हो जाता है, मौलाना आजाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? विंस्टन चर्चिल, ऑस्टिन, सीआर एटली या लॉर्ड माउंटबेटन? ये कथन है ग्रैनविल ऑस्टिन का, यानी आपका ऑप्शन 2 ठीक हो जाता है, क्योंकि संविधान सभा में एक बड़ी मात्रा में कांग्रेस के सदस्य थे। तो उन्होंने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, इसलिए कांग्रेस ही भारत था। तो आपका ऑप्शन 2 ठीक हो जाता है, ग्रैनविल ऑस्टिन। भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का द्वितीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 9 दिसंबर 1946, 15 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 या 26 नवंबर 1949? संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। तो आपका द्वितीय वाचन पूछा गया है। द्वितीय वाचन शुरू हो जाता है आपका 15 नवंबर 1948 से। आपका ऑप्शन 2 ठीक हो जाता है, 15 नवंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली या लखनऊ? संविधान सभा का प्रथम सत्र नई दिल्ली में हुआ था, तो आपका ऑप्शन 3 ठीक हो जाता है, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको गलत कथन बताना है। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया, या सभी कथन असत्य हैं? 24 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, ये कथन ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था, और इसका निर्माण मैडम भीकाजी कामा द्वारा किया गया था। 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था और इसी दिन राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, इसलिए आपका कथन 2 गलत हो जाता है, और यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद?
मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों की समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आपका ऑप्शन 1 ठीक हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? पहला है गणराज्यीय, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, प्रभु संपन्न। दूसरा है प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य। तीसरा है प्रभु संपन्न, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, समाजवादी। या चौथा है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्न, गणराज्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना की शब्दावली कुछ इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 2 ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संविधान के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? पहला न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, समता। दूसरा समता, बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता। तीसरा न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। या चौथा स्वतंत्रता, न्याय, समता, बंधुत्व। इसका ऑप्शन 3 ठीक हो जाता है। सबसे पहले न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। उसके बाद स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। फिर उसके बाद अवसर की समता है और अंत में आपकी राष्ट्र की एकता, अखंडता व बंधुता की बात की गई है। तो आपका ऑप्शन 3 ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन। जैसा आपको पता है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए थे और ये 1976 में संविधान संशोधन किया गया, परंतु लागू 1977 से होता है। तो आपका ऑप्शन 2 ठीक हो जाता है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस या किन न्याय की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, वैचारिक, आर्थिक या राजनीतिक। तो आपको इसमें सही कूट चुनना है, 1, 2 व 3, 1, 2 व 4, 1, 3 व 4 या चारों। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो आपका ऑप्शन 3 ठीक हो जाता है, 1, 3 व 4। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में कथन दिए गए हैं और सूची 2 में नाम दिए गए हैं, आपको इनका सही मिलान करना है। सूची 1 में पहला कथन है, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान का आभूषण है। दूसरा कथन है, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। तीसरा कथन है, प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। और चौथा कथन है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सूची 2 में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, अर्नेस्ट बारकर और पंडित ठाकुरदास भार्गव। आपको सही कूट का चयन करना है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान का आभूषण है, यह कथन है पंडित ठाकुरदास भार्गव का। प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, यह कथन है अर्नेस्ट बारकर का। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, यह कथन है पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह का। और संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। तो आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाता है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से संविधान की प्रस्तावना के मूल तत्व कौन कौन से हैं? भारत की प्रकृति, संविधान में उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि, संविधान के अधिकार का स्रोत। आपको सही कूट चुनना है, 1, 2 व 4, 2, 3 व 4, 1, 2 व 3, 1, 2, 3 व 4 यानी कि चारों। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत की प्रकृति का या भारत के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि भारत संपूर्ण प्रभु संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्र होगा और गणराज्य होगा। संविधान में उद्देश्यों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें 3 प्रकार की आपके न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, अवसर की समता, राष्ट्र की एकता, अखंडता व बंधुता, इस प्रकार के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अधिकार का स्रोत आपको पता है, भारत की जनता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। परंतु संविधान में कहीं भी संविधान की लागू होने की तिथि का वर्णन नहीं किया गया है। इसके बजाय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि का उल्लेख है, जो 26 नवंबर 1949 होती है।
तो आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन 1, 1, 2 व 4। इन तीनों का संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जबकि संविधान लागू होने की तिथि का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा शब्द 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था या थे? पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, गणराज्य या अखंडता। आपको सही कोड चुनना है 1, 2 व 3, 2, 3 व 4, 1, 2 और 4, 3 या 4। जैसा कि आपको पता है कि पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बाद में जोड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाता है 1, 2 व 4। क्वेश्चन नंबर 22 है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक स्वरूप क्या था? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभु संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रस्तावना में 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे। जो मूल संविधान के तहत भारत का स्वरूप था वो संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हुआ करता था। तो आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए निर्णय को अस्वीकार कर दिया और यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। बेरूबाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आपको सही कथन का चयन करना है, केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। ये बेरूबाड़ी वाद 1960 का है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और केशव नंदा भारती मामला, जिसका निर्णय 1973 में आया, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि इस प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। तो आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाता है, 1 व 2 दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सभा के सदस्य मोहनलाल सक्सेना ने उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद किया था। संविधान सभा की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख है, क्योंकि इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। आपको सत्य कथन का चयन करना है, केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, और ना तो 1 ना ही 2। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तो ये कथन ठीक है। और इसके साथ ही संविधान सभा के सदस्य मोहनलाल सक्सेना ने उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद किया था, ये कथन भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाता है, 1 व 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। नागरिकता में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में, या संविधान में कहीं भी नहीं। तो प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की गई है ये आपको राज्य के डीपीएसपी में दिखाई देते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 ठीक हो जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। आपको सही कथन चुनना है, केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि यूएसए से ली गई है। और प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो आपका उत्तर 2 ठीक हो जाता है, यानी ऑप्शन केवल बी। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली कहाँ से ली गई है, तो सही उत्तर होता है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यदि इस प्रस्तावना की अवधारणा पूछा जाए तो उसका उत्तर होता है यूएसए। तो यह थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यानी इन्फोर्सेबल है बाय कोर्ट। दूसरा, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। आपको कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। आपकी प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, पहला कथन आपका गलत हो जाता है। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, ये कथन सत्य है, और वो संशोधन 42वें संशोधन के माध्यम से हुआ था।
तो आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाता है, केवल 2। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन डी ठीक हो जाता है। भारत के लिए सभी धर्म बराबर हैं। भारत धर्म विरोधी नहीं है, भारत धर्म तटस्थ राज्य है, यानी कि वह सभी धर्मों को बराबर आदर करता है, बराबर सम्मान देता है। तो आपका ऑप्शन डी ठीक हो जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1947 या 17 अक्टूबर 1949? आपको पता है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद उस पर बहस हुई, उसके जो प्रावधान थे उन पर हमने लंबी चर्चा करी, और उसके बाद 17 अक्टूबर 1949 को हमने उसे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है 22 जनवरी 1947 को लेकर व 17 अक्टूबर 1949 को लेकर। सभी को लगता है कि उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया गया था। ये बात ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा कि हम इस पर अब चर्चा करेंगे। जो उद्देश्य प्रस्ताव में जो पंडित नेहरू लिख के लाए थे कि इन पर भारत को ऐसा होना चाहिए, भारत की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए, भारत का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, उसको हमने स्वीकार कर लिया। अब उस पर चर्चा होगी, और जब वो चर्चा होगी तो उस चर्चा के बाद 17 अक्टूबर 1949 को हमने उसे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया है। तो आपका ऑप्शन डी ठीक हो जाता है, 17 अक्टूबर 1949। इस सेशन का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और इसी तिथि को याद करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, क्योंकि हम स्वतंत्र तो 15 अगस्त को हो गए। तो 26 जनवरी वाली तिथि को यादगार बनाए रखने के लिए पंडित नेहरू ने यह प्रस्ताव किया था। और आपको पता है कि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही पूरा हो गया था, पर हमने 2 महीने का इंतजार किया। वो 2 महीने का इंतजार इसलिए किया क्योंकि हम 26 जनवरी की तारीख को इतिहास में दर्ज कराना चाह रहे थे। तो आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही और अधिक सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।